नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर्षी वीर सागर जी महाराज जी की, वंदनीय आरिका माँ श्री निष्कामती माता जी की, समस्त मुनि आरिका संघ की जय। ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे समस्त श्रोतागण और उपस्थित समस्त वर्कशॉप में सम्मिलित हुए बालक बालिकाएं, आप सभी की ओर से पूज्य मुनीषी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर सरधनाशे शोभे जी जैन। पहले इन्हीं के क्वेश्चंस हो जाने दें आज। ठीक है। जो डाउट्स उस समय रख रहे थे अभी आप लोग पूछ सकते हैं। वीर वीरांगना इस सेशन में आप सभी के जो भी प्रश्न हो वे आप गेट टू गेट एक हाथ ऊपर करके आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए कौन आ रहा है? अपना हाथ ऊपर करें और प्रश्न पूछें। झिझक किस बात की है? डर निकालना सीखो जीवन में, आगे बढ़ना है तो। अभी अपनों के बीच से डर नहीं निकलेगा तो परायों के बीच से डर कैसे निकलेगा? जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, जब यहाँ से वो फील्ड में जाएगा तो सभी प्रकार के लोग उसे मिलते हैं, तरह तरह के वे प्रश्न करते हैं, तरह तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। उन परिस्थितियों को आज से ही विजुलाइज करें, देखने की कोशिश करें। यदि हमारे साथ उस प्रकार की परिस्थिति घटित हो गई तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? एक यह भी बहुत बड़ी बात होती है। जर्नी ऑफ स्ट्रेंथ 360 डिग्री इनसाइड आउट। तो अब जब स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो संपूर्ण रूप से हम अपने आप को पावरफुल बनाना सीखें, है ना, सभी प्रकार से। और सबसे बड़ा जो भय होता है, मन का भय होता है। एक बार उसे जीत लिया तो आप कहीं पर भी जाओगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं, यह भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हम सबके सामने खड़े होकर के पूछेंगे तो हंसेंगे तो नहीं। चलो हम अपने जीवन की घटना से शुरुआत कर देते हैं। जैसे आप लोग अलग अलग क्लास के बच्चे हों, हमें वो दिन याद है जब हम 10th क्लास में थे और जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ वीकली प्रेयर के पश्चात न्यूज़ पढ़ना होता था। डेली जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती थी उसे पढ़ना होता था। और जिस दिन हमारा टर्न आया, पर हेडलाइंस पढ़ने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, हार्डली 2-3 मिनट्स ही लगते हैं। तो 2-3 मिनट्स की हेडलाइंस पढ़ने के लिए जब हमें खड़ा किया गया तो हम तो एकदम पानी पानी हो गए, पूरे पसीने पसीने हो गए। हम कुछ बोल ही नहीं पाए। याद तो करके गए थे सब, ये कहना वो कहना, और जैसे ही सबके सामने आए तो कुछ याद सा ही नहीं आया। हवा ही उड़ सी गई, होश सा ही उड़ गया। तो वह दिन था जब बहुत बड़ा फियर था, माइक का डर लगता था। फिर बाद में सोचा अब ऐसे करते रहेंगे तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। पहले यह भी डर लगता था कि दुनिया के सामने
प्रवचन कैसे करेंगे? सही बता रहे, अपने मन की बात बता रहे हैं। जब मोक्ष मार्ग में आए तो एक बहुत बड़ा फियर था कि प्रवचन करना तो हमें आता ही नहीं है, कैसे इतनी बड़ी जनता के सामने बोलेंगे, किसी ने कुछ पूछ लिया कैसे संभालेंगे, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोले जब भी बोलना हो और बड़ी सभा में बोलना हो तो यह मान करके शुरू करना कि कोई नहीं देख रहा है, बस हम अकेले हैं और बोलना शुरू कर देना। अथवा यह मान लेना जो ऑडियंस बैठी है उसे कुछ नहीं आता, जैसे नर्सरी का स्टूडेंट होता है, उसके सामने यदि आपको खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको कोई स्पीच देना है तो कितनों को डर लगेगा। नर्सरी के छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी अथवा KG1 के बच्चे होते हैं, किसी को डर लगेगा उनके सामने खड़े होकर के बोलने में? क्यों नहीं लगेगा डर? और बच्चों की संख्या बहुत सारी है, 100+ हैं, मोर देन 100 होंगे बच्चे, तो भी डर लगेगा? क्यों नहीं डर लगेगा? इतने सारे 100 बच्चों के सामने बोल रहे हो। हाँ, धारणा क्या है, उन बच्चों को तो कुछ समझता ही नहीं, कुछ भी उन्हें सुनाओ कुछ समझता नहीं। और विश्वास माने ऑडियंस ऐसी ही होती है ना, कुछ नहीं आता। सत्य यही है, ऑडियंस जो होती है उन्हें कुछ नहीं आता है। जिस सब्जेक्ट में बोलना शुरू किया तो उनको जाता ही नहीं है। हमने इतने वर्षों से देख लिया, इतने प्रवचन आपने सुन लिए, सुने कि नहीं? इतनी सारी क्लासेस आपने गुरुओं की अटेंड कर ली कि नहीं? फिर भी कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा अभी तक आया ज़्यादा? इतने वर्ष निकल गए, नहीं पड़ा ना। तो ऑडियंस तो हमेशा यही कहती है हम पहली बार ही सुन रहे हैं, अथवा वो सुनती है तो सुन करके भूल जाती है। तो ऑडियंस कैसी होती है हमें? मोस्ट ऑफ द टाइम उस नर्सरी की भांति होती है, जो नर्सरी के स्टूडेंट्स होते हैं ना। हाँ, थोड़ी ऑडियंस जो होती है KG1 KG2 वाले हो जाते हैं, तो कुछ प्राइमरी के लेवल वाले भी हो जाते हैं। तो प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने में तकलीफ होती है? क्लास 1 के स्टूडेंट हो, क्लास 2 के, नहीं होती है ना। तो क्या माइंडसेट बनाना, जब हम बोल रहे हैं तो दुनिया में कौन बैठे हैं? ये तो नर्सरी है, तो प्री नर्सरी है, KG1 KG2 क्लास 1। तो जैसे ही हमने धारणा बना ली तो अंदर का सारा फियर जो है गायब हो जाता है। इवन उस टॉपिक में कुछ आ भी ना रहा हो, जिस टॉपिक के बारे में कहा गया कि बोलना है। अब नर्सरी के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो उनको तो कुछ समझते ही नहीं। आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, साइंस बोलो, कुछ भी नहीं समझता। तो टॉपिक भी कुछ उन्हें समझता नहीं। तो ऑडियंस भी ऐसी ही है, चाहे उसे सिद्धांत की बात कहो, चाहे न्याय की बात कहें, चाहे अध्यात्म की बात कहें, चाहे व्याकरण की बात कहें, चाहे सोशल साइंस की बात करें, तो उन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं। तो ऐसा माइंडसेट जब बन जाएगा तो अपने आप हमारा भय जो है वह दूर हो जाएगा। तो आपको डर लगता है? अब लगेगा डर? नहीं लगेगा ना। तो कौन आके खड़े होकर के स्पीच देगा? चलो स्पीच नहीं देना, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें? और ये प्रश्न शायद बहुतों का होगा। सबकी शिकायत है कि बहुत ज़्यादा वो सोचते ही रहते हैं, है ना। और दिन भर सोचते रहते हैं और रात भर भी सोचते रहते, तो कम पड़ेगा वो भी समाप्त नहीं होता है। समय कम पड़ जाएगा लेकिन आपकी थिंकिंग कम नहीं होती है। अच्छा, ओवर थिंकिंग करने का परिणाम क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता। कुछ बेनिफिट होता है कि इससे लॉस होता है? पहले तो बताओ, क्या फ़ायदा होता है? थोड़ा एक आध फ़ायदा गिना दो ओवर थिंकिंग का। कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, नुकसान क्या क्या होते हैं? कौन बताएगा? चलो आप ही बताओ, ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या क्या होते हैं? ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होता है, और हेल्थ पे अफेक्ट होता अच्छा, है। फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, और
टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, हम क्रिएटिव नहीं रह पाते हैं और नेगेटिविटी में चले जाते हैं, दुनिया हमें लाइक नहीं करती, इतने सारे इसके लॉसेस हैं। जब आप इतने जानते ही हैं तो फिर क्यों करना है? जो समझदार व्यक्ति होता है, जब उसे ज्ञात है जिस फील्ड में मैं कदम बढ़ाऊंगा वहाँ सिर्फ आए नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो तुरंत कदम पीछे खींच लेता है, उस दिशा में कदम बढ़ाता है जहाँ उसको कुछ फायदा होगा। कहने का अभिप्राय, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है पहले सोचना शुरू करें। जो भी आप कर रहे हो, मन से, वचन से, काय से, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो जो स्टूडेंट आफ्टर इफेक्ट्स को पहले से विजुलाइज कर लेता है, नियम से वो गलत दिशा में कदम नहीं बढ़ाता है, उसका कंट्रोल उस पर आ जाता है। और ओवर थिंकिंग नहीं करने के बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग के बेनिफिट क्या है, ठीक है, इससे अपोजिट होते जाएंगे। तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता चले जाएगा, हम बड़े प्रसन्न रहेंगे, हम प्रेजेंट में जिएंगे, आनंद से भरे हुए रहेंगे, चिंता से मुक्त रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचने का उपाय है, ऐसा माइंडसेट बनाएं, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, जो मिला है सो हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। बड़ी अच्छी पंक्ति है, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अर्थात एक्सेप्ट करना सीखे, जो भी हमें मिल रहा है हमारे ही कर्म के उदय से मिल रहा है। यदि हमने बहुत अशुभ कर्म किए हैं तो हम कितना भी सोच लें परिणाम सही नहीं मिलता है, नहीं मिल सकता है, तो क्यों ना उसे एक्सेप्ट करना सीखे। और जैसे ही हम एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वहीं से आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रकृति आपको कहीं ना कहीं से ऐसा सजेशन अवश्य देगी जिससे आपका रास्ता जो है प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि हम क्रिएटिव तभी रह सकते हैं जब हम अपने में हों। जो व्यक्ति इधर उधर की बहुत सोचता रहता है वो कभी भी कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी जो है वेस्ट कर रहा है अपने से लड़ने में और इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वर्तमान में रहना सीखें। उसके लिए सवेरे आप लोगों को कहा गया था ना, एक एक्सरसाइज दी गई थी, माइंडफुल ईटिंग। आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था? जो भोजन आपको करना था माइंडफुल तरीके से करना था। कल आप लोगों के लिए माइंडफुल ऑरेंज ईटिंग रख देते हैं। क्या है माइंडफुल ऑरेंज ईटिंग? मीन्स माइंडफुल तरीके से ऑरेंज को छीलना है, उसकी कली को निकालना है, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी आ रही है वो लेना है, उसका कलर कैसा है वो देखना है, फिर उसका टेस्ट कैसा है, और काउंटिंग करना है। क्या टाउन? एक एक कली में कितने कितने रेशे हैं? चले पूरा संतरे की नहीं, सिर्फ एक कली के कितने रेशे, एक काउंटिंग तो करना, देख के ना कैसा लगता है, कितना है, कितने उसमें सीड्स आते हैं, और उसका टेस्ट खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, अच्छा है, नहीं है। थोड़ी देर तक मुख में रखना है और एक एक रेशा खा करके देखना। 11 बजे आ पाएंगे? थोड़ा सा करके देखना अभ्यास। कहने का अभिप्राय, जब हम इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, वर्तमान में रहने की प्रैक्टिस, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसमें हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों को इन्वॉल्व करने लगते हैं और मन को इन्वॉल्व करने लगते हैं, तो यह अभ्यास हमें जो है हमेशा वर्तमान में रहना सिखा देता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहने का आदी हो जाता है वो अपने आप ओवर थिंकिंग से बचेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य किया करें, थोड़ा सा प्राणायाम करना सीखें। हाँ, डीप ब्रीदिंग करके ओम की चैंटिंग करोगे, थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करोगे, थोड़ा से माइंड की रिलैक्सेशन वाली प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी वाली करोगे, तो उससे आपको अच्छा फील होगा। बहुत सारे उसके तरीके हैं। हाँ चलिए। ओम। हाँ नमोस्तु महाराज जी।
आपके हिसाब से फेमिनिज्म है वो एक काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, एंड उसकी डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है और ये कंसेप्ट सबको कैसे समझाया जा सकता है? ये तो आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं फेमिनिटीज का कंसेप्ट क्या होता है। बट ये बाकियों को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम जिद्दी और अड़ियल लगते हैं। आपके हिसाब से फेमिनिटीज क्या कहलाती है? फेमिनिज्म अगर ये देखा जाए कि हाँ, आप लोगों ने मान लिया है कि हमारे पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, जो मैन के पास होते हैं वही वुमेन के पास होना चाहिए, जैसा ड्रेसअप उनका होता है वैसा ड्रेसअप हमारा होना चाहिए, जैसे वे नहीं झुकते हम भी ना झुके। पर ये पहले definition एक बात नहीं हुई। समझने की कोशिश करें, नेचर ने मेल और फीमेल दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट क्यों बनाया है? नहीं तो ऐसा भी होना चाहिए ना, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बोले एक बार जो है माँ जो है बच्चे को जन्म देगी, नेक्स्ट टाइम जो है पिता बच्चे को जन्म देंगे, बोले इक्वल राइट्स। हम ही क्यों, आप ही बोलना ना, हम ही क्यों लेबर पेन बियर करें? एक बार हम एक बार आप, 50-50% ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सब इक्वल राइट की बात हो रही है ना, होना चाहिए ना। तो आप बोल देना, बोले इस बार माँ मैं बनी हूँ, अगले बार माँ तुम्हें बनना है, हो सकता है ऐसा? पर हम नेचर आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। फेमिनिज्म जो होता है उसकी क्वालिटीज़ होती है, उसके भीतर मातृत्व का गुण होता है, उसके भीतर वात्सल्य होता है, उसके भीतर ममता होती है, उसके भीतर सहनशीलता होती है, और जो मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो थोड़ा अलग प्रकार की, ठीक इससे डिफरेंट, थोड़ा सा अपने आप वो इगोइस्टिक होगा, थोड़ा सा उसके भीतर साहस होगा, थोड़ा सा वो निडर होगा, वो बोल्ड स्टेप इजीली ले सकता है। दोनों का कंपैरिजन, क्योंकि दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट है। हर देखिए प्रकृति में जितने भी हैं, अभी ह्यूमन बींग को छोड़ दे, जितने भी पशु पक्षी हैं सब में डिफरेंस होता है। वो तो कभी नहीं बोलते कि मेल ही हमेशा क्यों डोमिनेट करता है, फीमेल क्यों नहीं डोमिनेट करे। अब आपकी है कि नहीं, आज के जमाने हम क्यों सुने वो भी सुने, हाँ? ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ने जैसा फीमेल को बनाया है उससे एक्सेप्ट करें, तब आपका जीवन, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी। आप उनके कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी देंगे तो नियम से उसका परिणाम दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ेगा। और आज जो इम्बैलेंस हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। हाँ, आज की जो फीमेल है वो चाहती है कि हमारा ड्रेसअप भी ऐसे होना चाहिए, हेयर भी वैसी होना चाहिए, स्टाइल भी वैसी होना चाहिए, और उसी लिए वो सिगरेट भी पीने लगी है, बोले हम पी का कम है। उसी लिए वो अल्कोहल भी कंज्यूम करने लगी, बोले हम क्या कम है। उसके इसीलिए वो ड्रग्स भी कंज्यूम करने लगी आज की महिलाएं, बच्चियों की बात कर रहे हैं, बोले हम क्या कम है। और उसी के कारण उनकी लैंग्वेज भी, कारपोरेट स्टाइल देख लो उनकी लैंग्वेज कैसी होती, बिना गाली के बात ही नहीं होती है। जितनी गालियां पुरुष वर्ग नहीं देता उतनी गालियां महिलाएं देती, होता है कि नहीं? कॉलेज में देख लो, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में उठा करके देखें, आज का पूरा कल्चर ही पूरा बिगड़ गया है। फेमिनिज्म के नाम पे, इक्वल राइट्स के नाम पे क्या चाहते हैं? फेमिनिज्म का अर्थ होता है जो प्रकृति से आपको मिला उसे स्वीकारें। हम पुरुष के पक्ष में नहीं है, ना हम स्त्री के अगेंस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा उसे एक्सेप्ट करें। जो क्या क्वालिटी मेल की वो फीमेल की हो नहीं सकती, जो फीमेल की वो कितनी भी चाहे मेल वो क्वालिटी ला नहीं सकता। वो वात्सल्य गुण जो माँ के भीतर होता है पिता के भीतर आ ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले वो संभव ही नहीं। अब मुनि महाराज बन सकते दिगंबर, स्त्री दिगंबर मुनि व्रत ले सकती है कभी? पुरुष जो है मुनि वेश धारण कर सकते हैं, संभव ही नहीं। और बताएं, मायाचारी स्वभाव ऐसा स्त्री का वो पुरुष का हो नहीं सकता कभी। जेलेसी स्वभाव होता है स्त्री का, पुरुष का हो नहीं सकता कभी। आप किसी को देख नहीं सकते बढ़ते हुए, पुरुष को इससे ज्यादा मैटर ही होता है नहीं है। आप बिना देखे रह नहीं सकते कि कौन क्या पहन के, आज कौन सा हार पहनी है, आज कौन सा नहीं पहनी है, नया कब से आ गया, पुराना कब से आ गया, और पुरुष को कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जितनी भी महिला किसी भी पोजीशन में क्यों ना पहुंच जाए, वो टॉप पोजीशन में भी क्यों ना पहुंच जाए, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? प्राय ऐसा ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं।
हो सकता है आप एक्सेप्शनल केसेस में आते हो। पर महाराज श्री फेमिनिज्म का एक्चुअल जो कंसेप्ट था हाँ। वो नेचर को चैलेंज करना तो कभी था ही नहीं। तो आजकल ऐसा हो रहा है। पर वही तो हो है ही कि तो उसका रहा है, नहीं हो रहा मतलब है, बिगाड़ नहीं- दिया अच्छा, गया आप है। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेचर को चैलेंज करने का हो रहा है कि नहीं? बेसिकली अपने स्वार्थ के लिए उसका मतलब बिगाड़ दिया गया, तो असली मतलब उसका फिर क्या हुआ? असली मतलब जैसा उसे प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला, उसे एक्सेप्ट करे। तो माँ का जो फेमिनिज्म जो होता है, जो उसकी क्वालिटीज बताई हैं महिला की, स्त्री की, उसको एक्सेप्ट करे। वो क्यों कंपेयर कर रही है पुरुष से? बट वो कंपैरिजन का कभी था नहीं ना। वो कर क्यों रही है तो फिर? बात उसमें ये थी कि भले आपका जेंडर कोई भी हो, हाँ। लेकिन आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, सक्सेस में, उसका आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना तो चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी किसने नहीं दी है? पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता है कि मेल एम्प्लॉय को हमेशा फीमेल एम्प्लॉय से ज्यादा सैलरी मिलती है, या नहीं, फिर बहुत नहीं। सारे इश्यूज होते हैं। हेयर क्रीम क्या बोलते हैं वो, शेविंग क्रीम की ऐड है, उसमें फीमेल की क्या आवश्यकता है? हाँ, ब्लेड की ऐड है, उसमें फीमेल की क्या आवश्यकता है उसमें? पर अलग अलग रोल के लिए ठीक है, बट जैसे अगर एक टीचर है एंड उनके साथ में एक मेल टीचर है, तो मेल टीचर को हायर पोजीशन के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आजकल अपोजिट होने लगा है। कॉर्पोरेट में देखो, आईटी इंडस्ट्री में फीमेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है उनको। देख लो आप, तो एग्जाम उठा करके देखो आप, रिसेंट जो है प्रपोर्शन जो है, कल्चर बदलता है। बोले जहाँ फीमेल स्टाफ अधिक होता है वहाँ की एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों को इतनी पीसफुली कैसे हैंडल कर लेते हैं? पीसफुली कैसे हैंडल कर लेते हैं? कहाँ हम पीसफुली रहते हैं? पीसफुल रहते हैं। हाँ, एकदम कामली और ऐसे पेशेंस रह के कैसे हैंडल कर लेते हैं? नेचर से नहीं ऐसा। यदि हम इस तरीके से नहीं रहेंगे तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे। पेशेंस जिसके भीतर होता है वह व्यक्ति हर सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सकता है। अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना सीखे। दूसरी बात, जब हम सामने वाले से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करें। तीसरी बात, देयर इज़ नो वन हु इज़ 100% परफेक्ट हियर। यहाँ पर संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो 100% परफेक्ट होता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, बस किसी से 19 होती हैं, किसी से 20 होती हैं। यदि कुछ गलती कर रहा है तो मान लो। आप ज्वेलरी पहनते हैं, कोई 22 कैरेट की पहनता है, कोई 21 कैरेट की पहनता है, कोई 20 कैरेट्स की, कोई 18 कैरेट्स की, कोई 14 कैरेट्स की, है ना? कोई 1 ग्राम सोने की ज्वेलरी वाली भी पहनता है ना? तो सब अलग अलग नेचर वाले होते हैं। जब हमारी हाथ की 5 उंगलियां ही एक जैसी नहीं हो सकती हैं, इवन हमारी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच कर सकते, मैच नहीं कर सकते, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला बिल्कुल हमारे अनुसार ही चलेगा? तो हम यह मान्यता बना करके चलें, दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के लोग रहेंगे, कुछ अधिक एफिशिएंट रहेंगे, कुछ कम एफिशिएंट रहेंगे, तो हम उन्हें उसी के अनुसार, उसी के नेचर के अनुसार एक्सेप्ट करेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। और यदि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम ही टेंशन में रहेंगे, हमें ही विकल्प होगा, नहीं होगा, हमें ही गुस्सा आएगा। तो हम क्यों अपने आनंद को खोना चाहें? जो सही बनिया होता है छोटे से छोटे कस्टमर से भी कमाने की कोशिश करता है, हर सिचुएशन में वो कमाने की कोशिश। तो जहां हमारा बेनिफिट हम उस तरीके को अपनाएंगे। यदि हम पीसफुल नहीं रह पा रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप चिल्लाओ, गुस्सा करो, आप ईर्ष्या करो, आप टेंशन में आ जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर बार हमें ही खोना पड़ेगा। जब हमें ही खोना है तो उस प्रकार का व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं? हम तो वैसा व्यवहार करें
जहाँ हर परिस्थिति में हमें लाभ होना चाहिए। तो जो ऐसा सोचना शुरू कर देता है, फिर ज़्यादा मैटर उसे नहीं होती है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है सामने वाला कैसा भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अज्ञानी को आचार्य श्री एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कोई पागल यदि चिल्लाता है तो हमें गुस्सा आता है? नहीं आता है। कोई बच्चा यदि चिल्लाता है तो गुस्सा आता है? नहीं आता है। तो जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है अथवा पागल है, अथवा वो जो व्यक्ति इस प्रकार से बिहेव कर रहा है, तो समझना वो बहुत नादान है अथवा पागल की भांति होता है। तो पागल पर हम नहीं गुस्सा करते हैं तो समझ लेना बेचारा ना समझ जाए, वो नहीं बोल रहा है, उसका कर्म उस पर हावी होकर के उससे बुलवा रहा है। जब किसी को भूत लग जाते हैं ना, बड़बड़ाते रहता है, बोलते ना बाहरी भीतरी हो जाती है, तो कुछ भी बोलते रहता है वो, तो किसी को गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको पता है शरीर भले ही इसका है लेकिन अंदर से बोलने वाला कोई और है। ठीक ऐसे ही सामने से बोल रहा है लेकिन वह नहीं बोल रहा है, उसका कर्म का उदय उससे वैसा बुलवा रहा है, वो तो बड़ा अच्छा है। ऐसी धारणा हम बना लेंगे तो अपने आप हर हाल में आनंद में रहेंगे। ठीक है? नमोस्तु महाराज। ओम। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि एंगर इश्यूज को कैसे कंट्रोल करें? किसे? एंगर इशू, गुस्से को कैसे काबू करें? एंगर को कैसे कंट्रोल करें? पहले ये बताइए गुस्सा क्यों आता है? छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता। छोटी छोटी बातों पे तो आता है, पर आता क्यों है? रीजन क्या उसका? जैसे किसी ने बात नहीं मानी और बुरा लग गया यानी तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। तो सबसे अच्छा तरीका है हम ज़्यादा अपेक्षा किसी से रखें ही नहीं। जब हमें अपेक्षा ही नहीं होगी तो गुस्सा ही नहीं आएगा। दूसरा तरीका है, जब वो गलती कर रहा है हम भी गलती करते, तो हम भी जब गलती करते तो अपनी गलती पे गुस्सा आता है हमें। आपके हाथ से कोई बोतल गिर जाए तो गुस्सा आएगा, आपके हाथ से दूध की गिलास गिर जाए तो गुस्सा आएगा, आपके हाथ से आपका मोबाइल गिर जाता है तो गुस्सा आता है, आपके हाथ से कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी का तो गुस्सा आएगा। जब हमारे हाथ से वही एक्टिविटी होती है, हम अपने पर क्रोध नहीं करते हैं, तो दूसरों से वो गलती हो रही तो हम क्यों उस पर क्रोध करें? तो गुस्से को जीतने वाला वही होता है जो जितना अधिक सहनशील होता है। तो अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना सीखें, सहन करना सीखें। और टॉलरेंस लेवल बढ़ता है जब हम चला करके प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। पहली बार जब कभी घर में रोटी बनाई है, हाँ, जब पहली बार रोटी बनाते हैं और कोई अग्नि की आंच लग जाती तो बहुत जलने लगता है, और रोज़ रोज़ बनाते रहे हैं, उसमें गैस पे हाथ आकर पहुंच जाता है तो फिर फर्क पड़ता है उंगली पे। क्यों? अग्नि वैसी थी, पहले भी थी, अभी भी वैसी है। पहली बार जब आपको हाथ लग गया अग्नि में तो आपको बहुत चटका लगा, और रोज़ रोज़ बनाते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन जो है इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि उतनी अग्नि आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही चला कर के हम मानसिक प्रतिकूलताओं को धीरे धीरे सहन करना सीखें, उन सिचुएशन को फेस करना सीखें। तो पहली बार तो गुस्सा आएगा, फिर दूसरी बार थोड़ा कम आएगा, तीसरी बार थोड़ा कम आएगा, फिर और धीरे धीरे कम क्यों आएगा? क्योंकि अब हमने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है, मजबूत बना लिया है। ये तरीके कुछ होते हैं। और एक तरीका होता है जानना देखना शुरू कर दो। जो व्यक्ति हमेशा सिर्फ देखता जानता है वो सिर्फ वॉचर होता है और नोअर होता है, तो उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं होता आता है। अर्थात वही माइंडफुलनेस वाला जो अभ्यास करता है फिर उससे ज़्यादा क्रोध आदि नहीं आता है। और क्षमा का लाभ किससे होता है? Forgive others not because they deserve the forgiveness, but we deserve the peace. क्षमा दूसरे को करे इसलिए नहीं कि वे क्षमा के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति के अधिकारी हैं।
तो हम क्षमा करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई गलती कर रहा है, हम गुस्सा नहीं करते तो उस पर एहसान नहीं करते। किस पर एहसान करते? स्वयं पर। क्योंकि जब हम गुस्सा नहीं करते तो हम बड़े शांत रहते हैं, शांति से रहते हैं। तो बेनिफिशरी कौन है? हम है, न कि वो है। तो बस यह बात यदि समझ में आ जाए जिसे कि हर क्रिया में लाभ हमें ही मिलता है और हानि भी हमें ही मिलती है, पाना भी हमें ही है, खोना भी हमें है, तो इफ़ेक्ट हम पर ही पड़ने वाला है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा तो गुस्सा न करते हुए भी बड़ा अच्छे से रहेगा और उसे अभिमान भी नहीं आएगा कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, मैं उस पर क्रोधित नहीं हुआ। समझ में आया? अब क्या करोगे? या तो एक्सपेक्टेशन कम कर दो, पूरी तो नहीं जीत सकते, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता चला जाएगा। और उसका नुकसान पता है, फिजिकल लॉसेस होते हैं, आपका बीपी शूटअप हो जाता है, आपके इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, सेल्स डैमेज होने लगते हैं, कई बीमारियां जो हैं गुस्से के कारण होने लगती हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लीवर की शक्ति कम हो जाती है, बहुत सारी परेशानी उस व्यक्ति को आते चले जाती है। तो जब गुस्सा आए, ऐसे निमित्त मिल जाए, तो क्या करना? उस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव फेज में यूज़ करना। यदि आप परिस्थिति प्रतिकूल आ गई है और गुस्सा आ ही रहा है तो भड़ास निकालना नहीं, चिल्लाना नहीं, उस ऊर्जा को कहीं अच्छी दिशा में लगा देना। जब जब गुस्सा आए तो नियम ले लो कि मैं जो है घर की पूरी सफाई करूँगी, ये नियम ले लो। जिस दिन खूब गुस्सा आएगा झाड़ू भी लगाऊंगी, पोछा भी लगाऊंगी, बढ़िया, दोनों काम हो जाएगा, एनर्जी भी जो है यूटिलाइज हो जाएगी, घर भी साफ हो जाएगा, बढ़िया। हाँ, जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस दिन ज़्यादा काम करेंगे, कपड़े सारे धोएंगे। जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी को मारेंगे नहीं, मम्मी के पैरों अच्छे से दबाएंगे, बहुत सारा। जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस दिन जो है गार्डनिंग करेंगे। जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बहुत कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। ये नियम ले लो तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे और आपका कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है? हाँ, चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि बच्चों के व्यक्तित्व में माता पिता के व्यवहार और आचरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या बाहरी दुनिया का? सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है माँ के व्यवहार का। पिता का तो पड़ता ही है, लेकिन सबसे अधिक माँ का, क्योंकि वह बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है 9 महीने। माँ की जैसी सोच होती है उस सोच के अनुसार उस बच्ची की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, मेंटल स्टेटस में चेंजेस आने लगते हैं। माँ यदि कषाय करती है तो बच्चे को भी कषाय झलकने लगती है। ये शुरू से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इवन गर्भ में आने से पूर्व ही। बाहर का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक जो है माता पिता का पड़ता है। तो यदि आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले अपना स्वभाव बहुत अच्छा बनाएं। कि बच्चों को पालना आसान नहीं है, संस्कार देना अलग बात है। जब तीर्थंकर की माँ होती है वो जानती है कि तीर्थंकर जैसा बालक कभी बिगड़ेगा नहीं, भटकेगा नहीं, तद्भव मोक्षगामी जीव है, अनेक जीवों का कल्याण करने वाला है, फिर उस माँ को क्यों आवश्यकता होती है अपने परिणामों को संभालने की? क्यों 56 कुमारियाँ, अष्टकुमारियाँ देवियाँ आती हैं, उनका मन जो है धर्म में लगाती हैं, धार्मिक पहेली में लगाती हैं, वो कषाय से बचाने की कोशिश करती हैं, धर्म की ही चर्चा करती हैं। तो तीर्थंकर की माँ के लिए इतना पुरुषार्थ किया जाता है, तो सामान्य जो व्यक्ति जो होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनके लिए तो और अधिक पुरुषार्थ माँ को करना पड़ता है। चलिए। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न और था कि कोई भी संसार में घर में काम होता है, यदि अच्छा होता है तो घर वाले अपने ऊपर ले लेते हैं और यदि जरा सा भी कुछ गलत हुआ तो माँ के ऊपर डाल देते हैं, तो ऐसा क्यों? ये तो संसार का नियम है, क्रेडिट वो स्वयं लेता है और जब कोई काम बिगड़ता है तो दोषारोपण दूसरों पे थोपता है। संसार का नियम है, मान करके चलना है। ओके, धन्यवाद। हाँ, चलिए। ओम। हाँ, और पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के
हम कोई भी कार्य आगे करने में वैसा जैसा पहला उत्साह था वैसा नहीं रह पाता। तो हमारे जीवन में पूर्वाग्रह का क्या रोल है, क्या हमें इसको करना चाहिए अथवा इसके बेनिफिट्स क्या हैं? नमस्ते। पूर्वाग्रह से हमेशा बचना चाहिए। पूर्वाग्रह के कारण ही व्यक्ति दूसरों की उन्नति नहीं देख पाता है, दूसरों के गुणों को वह इग्नोर कर देता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि गुणग्राही नहीं रहती है, उसकी दृष्टि छिद्रान्वेषी हो जाती है। वह अच्छे में भी कमी खोजने वाला व्यक्ति हो जाता है। अब आपने धारणा बना ली ये व्यक्ति खराब है, वो कितना भी अच्छा कार्य करेगा, 99% अच्छा कर रहा है, तो आप उसकी 1% कमी को हमेशा देखते रहोगे, गलती कहाँ करता वो। क्यों? क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति गलत धारणा बनी हुई है। तो यदि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो हमारा स्वभाव जो अंत क्या हो जाता है, हम हमेशा कमियों को खोजने वाले हो जाते हैं। जो कमियों की ओर दृष्टि रखता है, समझना वो सिर्फ नेगेटिविटी वाली दृष्टि रखता है। वो अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा पुरुषार्थ जो है सिर्फ दूसरों की कमियों को खोजने में लगा देता है। और जो पूर्वाग्रह से मुक्त होता है वो गुण को देखने वाला दृष्टि रखता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने भीतर भी गुणों को विकास की करने की भावना भाता है। आप कहते हैं ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। और आपकी स्थिति क्या है? दोष ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। यही है ना आप लोगों की भावना? पूर्वाग्रह की, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है उसकी भावना क्या रहती है? दोष ग्रहण का भाव रहे नित। तो यदि हम दूसरों की कमियां खोजेंगे तो उसका तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो तो जैसा वैसा ही रहेगा। हमारा अपना ही अधिक नुकसान होता है, क्योंकि हम सारा जो कुछ हमारे भीतर है सिर्फ अपने ही डिस्ट्रक्शन में लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकता, वो अपने लिए भी कभी अच्छा नहीं सोच पाता। मान लीजिए आप किसी पर कीचड़ उछाल करके फेंकना चाहते हैं तो पहले आपका हाथ गंदा स्वयं होता है। आप दूसरों की कमी खोज रहे हैं तो आपका स्वभाव ही एक कमी खोजने वाला बन चुका है। ऐसा व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, वो हमेशा शिकायत के भाव से भरा रहेगा। उसे दुनिया में अच्छाइयाँ कभी नज़र नहीं आएंगी और वह अपना ही अहित करते हुए चला जाता है। तो जो व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है वो हमेशा दूसरों में गुणों को खोजने की कोशिश करे। मान लीजिए किसी ने कुछ गलत कर भी दिया है तो हमें नहीं पता कब वो प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाए। हम उसके प्रति गलत धारणा बना करके बैठे हैं और वो तो शुद्ध हो गया, आत्मा के कल्याण में लग गया, वो तो ऊपर बढ़ रहा है और हम गलत सोच करके और नीचे जा रहे हैं, कर्म बंद करते हैं। तो कभी भी देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी किसी व्यक्ति के प्रति हमेशा गलत धारणा, पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? उपगुहन अंग जो कहा जाता है सम्यक दर्शन का, उसे बदलना चाहते हो तो उपगुहन अंग का पालन करो, स्थितिकरण अंग का पालन करो। चलो, ओम। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मम्मी बार बार थोड़ी छोटी छोटी बातों पे टोकती रहती है। अच्छा। तो क्या करना चाहिए? जबकि मैंने मम्मा को बोला है कि मम्मी मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगी, फिर भी मम्मा कुछ कभी ना कभी टोकती रहती है, तो क्या करे? पड़ोसी की आंटी कभी टोकती है आपको? पड़ोस में रहने वाली जो आंटी होती हैं वो कभी टोकती है आपको? नहीं। क्यों नहीं टोकती वो? बताइए, बताना क्यों नहीं टोकती वो? आप कुछ गलत भी कर देते हो उन्हें फर्क पड़ता? नहीं। क्यों नहीं पड़ता फर्क? बताओ ना, क्यों नहीं फर्क पड़ता? उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। आप कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ पियो, कैसे भी कपड़े पहनो, कहाँ भी घूमो, किसके साथ भी घूमो, लेट नाइट पार्टी भी अटेंड करो, आप मंदिर आओ ना आओ, आप बाहर दान दो न दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं है, उनसे आपका कोई आत्मीय भाव नहीं है।
उनसे आपके प्रति कोई लगाव नहीं है। और मम्मी का क्या है, आपसे लगाव है। तो टोकता वही है जो अपना होता है, और पराया कभी नहीं टोकता। तो कोई टोक रहा है, मम्मी घर में टोक रही है, तो समझना मम्मी कितना प्रेम करती है आपको, कितना चाहती है, कितनी भावना रहती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी बने। उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। हो सकता है मम्मी पुराने ख्यालात की हो सकता है कि मम्मी की आदत है बार बार कहने की। अब वो आदत एकदम से नहीं बदल सकती है। होना चाहिए कि मम्मी को भी ज़्यादा नहीं टोकना चाहिए, एक बार दो बार कह दिया, समझा दिया, फिर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए मम्मी को भी कि देखे क्या असर आ रहा है कि नहीं। मम्मी की गलती है, बार बार टोकना नहीं चाहिए, लेकिन कदाचित वो टोकते भी हैं तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, वो हमारे प्रति कितना आत्मीय भाव रखती हैं, कितना हमें चाहती हैं। तभी तो थोड़ी सी भी कमी हमारी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी कहीं भटक जाए, कुछ गलत कर ले आए, उसे अच्छे मैनर्स आए, उसका स्वभाव बहुत अच्छा बने। तो यही तो चाहती है, यही चाहती है ना। उद्देश्य अच्छा है कि नहीं उनका। पड़ोसी की आंटी का कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं। तो घर में यदि किसी बच्चे को डांट पड़े तो मानना मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और माता पिता से कहना है, यदि ये बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपना पुराना ढकोसला छोड़ दो, टोका टोकी ज़्यादा नहीं करो, नए ज़माने के साथ थोड़ा सा शालीनता से पेश आओ। क्योंकि बच्चे जो हैं समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, लॉजिकली हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, वह भी आप के भीतर पेशेंस देखना चाहते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना कहो, क्योंकि आज तक आपने जीवन भर टोका टोका में ही निकाला है और कोई परिवर्तन बच्चों में नहीं आया ना। तब टोकना छोड़ दो, बंद करना, टोकना बार बार बंद कर दो। थोड़ा सा शालीनता से, सभ्यता से, धैर्य का परिचय दोगे तो अवश्य उस बच्चे में परिवर्तन आएगा। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमने दोपहर में सारे अपने जो वर्स्ट पार्ट थे या फिर जो भी फीलिंग थी वो आपके सामने एक्सप्रेस कर दी। अच्छा, हाँ, आज बहुत अच्छा सेशन हुआ, कन्फेशन सेशन हुआ। बहुत सारे बच्चियों ने, वैसे लड़कों ने तो ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि लड़की तो बहुत दूध के धुले रहते हैं, ऐसा हम मान लें। वे अपनी लाइफ में कोई गलतियाँ करते नहीं, अथवा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, गलतियाँ तो करते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते वो हम गलतियाँ करते हैं। लेकिन बच्चियाँ जो हैं कोमल स्वभाव वाली होती हैं, यदि उनसे गलतियाँ हो जाती हैं तो वो जल्दी एक्सेप्ट ही कर लेती है कि उनसे गलतियाँ हो गई हैं। तो आप अप्रिशिएट करो उन बच्चियों के लिए, उनके स्वभाव के लिए। आज इतनी सारी बच्चियों ने अपने मन की उन बातों को शेयर किया जिसे आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। क्योंकि अपराध हर एक से हो जाता है जीवन में, गलतियां होना एक प्रकार से मनुष्य का स्वभाव जैसा ही है, क्योंकि वो संसारी है। तो गलतियां हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती हो जाने के बाद उसे नहीं स्वीकारना। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरे पड़े रहना ही सबसे खतरनाक होता है। तो आप जब गिर जाते हो तो रोड पे पड़े रहते हो क्या हमेशा के लिए? क्यों बच्चों लोगों, जब कहीं गिर जाते हो, आपका पैर स्लिप हो जाता है अथवा गाड़ी स्किड हो जाती है, तो आप जिस रोड पे गिरे तो वहीं पड़े रहते हो क्या? नहीं, क्या करते हो? तुरंत खड़े होते हो, साफ करते हो अपने कपड़ों को, और खून आदि आ गया है तो उसकी ड्रेसिंग कराते हो। तो ऐसे ही जीवन में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसे हमेशा गिरा हुआ नहीं रहना चाहिए। गिर गया है, कोई गलती हो गई है तो तुरंत उठ कर के तैयार होना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, इतने सारे बच्चियों ने इस वर्कशॉप में, वीर वीरांगना वर्कशॉप में अपने मन के उन अपराधों को निकाला, मन से उन पापों को कबूल किया, और न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि उसका प्रायश्चित भी उन्होंने मांगने की भावना रखी। यही हमारे उन्नति का, विकास का सबसे बड़ा कदम माना जाता है। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, जैसा कि अभी आपने बोला कि पूर्वग्रह से बचना चाहिए, पूर्वग्रह तो उसका मतलब क्या होता है? वो समझा ही नहीं। पूर्वाग्रह से, हाँ वही। पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम किसी के प्रति एक प्रकार का माइंडसेट बना लेते हैं। पहले से ही किसी का हक के प्रति हमने एक माइंडसेट सेट कर लिया है कि वो व्यक्ति ऐसा ही है, वो व्यक्ति खराब ही है।
वो कितना भी अच्छा काम करेगा तो आपको लगेगा कि वो खराब ही है, आप उसकी अच्छाई कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। आपने धारणा बना ली कि वो व्यक्ति बड़ा थर्ड क्लास का, पूर्वाग्रह मतलब प्रिजुडिस क्या बोलते हैं उसे, पहले से ही धारणा बना लेना उसके प्रति, गलत धारणा बना लिया कि ये व्यक्ति एकदम खराब स्वभाव का है, इसके भीतर कोई मैनर्स नहीं है, इसके भीतर कोई विनय नहीं है, ये हमेशा मिस्टेक्स ही करते रहता है, ये हमेशा चीटिंग ही करते रहता है, ये हमेशा गलतियां ही करते रहता है, ये कभी कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकता। जिनसे आपकी नहीं पटती है ना, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, जिनसे नहीं पटती है, मेरी सबसे पट जाती है। नहीं पटती बहुत अच्छी बात तो उसके प्रति आपके मन में क्या भावना जाती है, जिनसे शत्रुता रहती है, जिससे ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती है, आप उसके प्रति एक गलत इमेज बना कर के रख लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। तो क्या करना चाहिए, भले ही कोई व्यक्ति गलत कर भी रहा है अथवा गलती हो भी गई है, तो ये भावना आना चाहिए कि हमेशा वो गलती नहीं करता है, उसमें भी सुधार होने की गुंजाइश रहती है, वो आगे बढ़ कर के सुधर सकता है। महाराज जी एक और क्वेश्चन, जैसे कोई दिख जाता है, उससे अट्रैक्शन हो जाती है, हाँ, लाइक उसको देख के अट्रैक्शन हो जाती है, लाइक ये अच्छा दिखता है, तो ये अपने हाथ में थोड़ी रहता है, ये तो लाइक अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन का भाव आ जाता है। हाँ, तो लाइक ये अपने कंट्रोल में थोड़ी रहता है, ये तो हो जाता है। नहीं तो स्वभाव से हो जाना एक अलग बात है, लेकिन बार बार वही सोचते रहना फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति मान लीजिए घर में भाई है और बहुत अच्छा है, तो उससे अट्रैक्शन हो जाता है किसी को, क्यों नहीं होता? क्यों? पहले हमने क्या सोच लिया, वो भाई है ना। कोई बेटा है, पिता है, तो जब माइंडसेट हम उसके प्रति ऐसा इस रिलेशन का बना लेंगे तो होता ही नहीं है। फिर भी टीनेजर में, इस एज में बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अट्रैक्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस अट्रैक्शन में हम कोई बहुत बड़ा गलत कदम ना उठा लें, उसे संभालना है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि कई बार जो है बच्चे अथवा बच्चियाँ धीरे धीरे ऐसे ही नीचे की ओर चले जाते हैं। एक वो मैम आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था ना, दोपहर को आए थे ना, कैसे शुरुआत कैसे होती है, पहले सामान्य से अट्रैक्शन, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाता है, फिर वो इतना बढ़ जाता है कि उनका कंट्रोल अपने हाथ में ही नहीं रहता है, और जब एक स्टेज वो आती है कि वो गलत कदम किसी भी हद तक उठा ले सकता है, तो उससे कंट्रोल करना है, उस स्थिति में हमें संभालना है। इस कारण आचार्य भगवान एक बात कहते थे, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक के लिए ब्रह्मचर्य का नियम लेना चाहिए। तो जो बच्चे अथवा बच्चियां इस ब्रह्मचर्य का नियम ले लेते हैं, तो वो नियम अथवा वह संकल्प उनकी सुरक्षा हमेशा करता है। और दूसरा नियम क्या, यदि भविष्य में आपको मैरिज करना ही है तो ऐसे बच्चों से मैरिज करना जहाँ आपके पेरेंट्स की कंसेंट हो, आपके ही विचारधारा को मानने वाला हो, आपके ही धर्म को मानने वाला हो। क्योंकि जो विधर्मी होते हैं उनका पर्पस कुछ और ही होता है। उस एज में जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता। उस एज में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो लाइफ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं चलती है, पूरा जीवन जो है स्वभाव को देख कर के, ह्यूमैनिटी के को देख कर के, सभी एंगल को देख कर के चला जाता है। बात समझ में आई? तो क्या करना है, अपने आप को संयमित रखना है। तो सारे बच्चों ने नियम लिया ना, जब तक पढ़ाई करेंगे, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, यही अर्थ है इतना। इसका अर्थ नहीं कि आप सफ़ेद साड़ी पहन लें, कुएं का पानी का नियम ले लें, बड़ी बड़ी पूजा विधान रोज करें, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। गलत इंटेंशन नहीं रखना है, और विवाह यदि करना है तो माता पिता के कंसेंट से सब कुछ समझ करके करें। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज और कल में जो ये शिविर जैसा लगा है, तो
तो वो आगे जाके हम लोग भूल गए तो क्या अभी तो सब समझ में आ रहा है, फिर अच्छा, आगे ये जाके 2 दिन का जो वर्कशॉप लगा है तो अभी तो समझ में आ रहा है, फिर आगे चल करके अगर कुछ समझ में नहीं आया या भूल कुछ गए समझ में नहीं आया तो ऐसे वर्कशॉप हमारे पहला नहीं लगा है, इसके पहले भोपाल में भी लगा था, निमामर में भी लगा था, सागर में भी लगा था, तो यहाँ लगा। तो आगे फ्यूचर में इस प्रकार के वर्कशॉप लगते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो आप जब जानकारी मिल जाए तो आप एनरोल करके वहाँ पे आ जाना और इसमें मॉडिफिकेशन होता रहेगा। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, हमें गुरुओं की संगति में हमेशा आते रहना चाहिए, जहाँ हमारे परिणाम हमेशा बचे हुए रहें, सुधरे हुए रह सकते हैं। क्योंकि जब आप मोबाइल यूज़ करते हो उसकी बैटरी कब तक चलती है? एक बार मोबाइल आपने परचेज़ किया और चार्ज कर लिया तो क्या लाइफ टाइम बैटरी चार्ज रहती है? 24 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं आप? रिचार्ज करते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ वर्कशॉप अटेंड किया तो आज तो कल तो 2 दिन का वर्कशॉप है तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब गुरु का विहार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उस प्रकार के दोस्त मिलेंगे तो दूसरी बातें आने लगेंगी। तो जब आपको लगने लगे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लग रही है तो क्या करना, पुनः रिचार्ज कर लेना। गुरु की सन्निधि में जाओगे तो वहाँ फिर से चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हो गया? हाँ, और किसी के डाउट हैं? हाँ पूछे जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। माइक ऊपर करके, हाँ माइक, हाँ बोलिए बोलिए। महाराज जी मेरा एक वो है, मेरी एक क्या बोल सकते हैं बिहेवियर टाइप का है कि घर में मैं बहुत वायलेंट रहूँ, यानी कि बहुत गुस्सा करूँ, अपने लिए स्टैंड्स लूँ। अच्छा, बहुत गुस्सा, घर में बहुत गुस्सा आता है और बाहर अच्छे से रहते हैं? हाँ, बाहर बहुत यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, कुछ बोलने में हिचक होती है। अच्छा, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये अधिक लाड़ प्यार का नतीजा है। माता पिता ने खूब लाड़ प्यार किया, इस कारण घर में ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाहर जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वर्कशॉप रखा गया है। जैसा आज बताया गया है, हम अपने मन को शुद्ध बनाएं, फिर पॉजिटिव एफर्मेशन। कल के सेशन में आपको बहुत सारी बातें और पता चलेगी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कल बहुत अच्छा मेडिटेशन कराएंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। ठीक है। और महाराज जी जैसे बाहर अगर कोई कुछ बोल दे अपन तो अपनी बिना गलती के, हाँ, तो अपने लिए स्टैंड कैसे लिया अच्छा जाए? बाहर कोई बोल दे बिना गलती के, कोई हमें मान लीजिए पागल बोल देगा तो उसके कहने से हम पागल हो जाएंगे क्या? कोई हमें बहुत स्मार्ट बोल दे तो उसके कहने से हम स्मार्ट हो जाएंगे क्या? पर होता है किसी ने थोड़ा सा बोला नहीं स्मार्ट तो आप फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, अपने आप को और एक्स्ट्रा स्मार्ट समझने लगते हो। और थोड़ा सा किसी ने कुछ गलती करा तो आपने को ऐसा। तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। हम कोई टेलीविज़न नहीं है कि जो चाहे जैसा चाहे चैनल स्विच कर दे और वह देखने लगे। हमारा रिमोट स्वयं के हाथ में होना चाहिए। हमें हमारे कमियां क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमें पता होना चाहिए। और यदि कोई कह रहा है कि आप में कमी है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, सुन करके उसे दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रखें। हाँ।